तो कहीं ना कहीं ये साफ नजर आता है कि कुछ गड़बड़ है। सिर्फ 1.79% लोग ऐसे थे जो इन 326 मामलों में दोषी पाए गए। दोषी होने का रेट 2% से भी कम है। राजद्रोह ये वही कानून है जिसे अंग्रेजों ने भारतीयों के खिलाफ लागू किया था। ये वही कानून है जो महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे देशभक्तों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस कानून को अंग्रेजों ने भारतीयों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया था, उसी कानून को आज भी आजाद भारत के नागरिकों के खिलाफ क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। मांग उठ रही है कि इस कानून को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाए, लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं कि सरकारें इस कानून का दुरुपयोग करती हैं, इसलिए वो नहीं चाहती हैं कि राजद्रोह आईपीसी के किताब से हटे। आईपीसी के सेक्शन 124A यानी कि राजद्रोह के कानून को निरस्त करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस जनहित याचिका में यह मांग की गई है कि सेक्शन 124A भारत के संवैधानिकता के अनुसार नहीं है और इसे निरस्त कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अब केंद्र सरकार से उसका जवाब मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की है कि क्या वो कानून जो अंग्रेजों ने बनाया था उसे भारत की आजादी के 75 साल बाद भी जारी रखना जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार राजद्रोह है क्या। आखिरकार क्यों राजद्रोह नाम के इस शब्द पर बार बार बहस छिड़ रही है। दरअसल आईपीसी के सेक्शन 124A में राजद्रोह के बारे में बातचीत की गई है और जिसमें यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति यदि लिखकर, बोलकर, चित्र के द्वारा, संकेतों के द्वारा सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने की कोशिश करता है या फिर उसके इन कृत्यों की वजह से सरकार के खिलाफ अविश्वास का भाव पैदा होता है, तो सरकार उस व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर सकती है। और ऐसा ही कुछ लगातार होता आया है। लेकिन लोगों का कहना है कि अब ये जो कानून है वो संवैधानिकता के विपरीत है, इसलिए इसे निरस्त कर देना चाहिए। अगर आपके ऊपर राजद्रोह का मामला दर्ज होता है और आप राजद्रोह के दोषी पाए जाते हैं तो आपको 3 साल मिनिमम और अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ऐसा प्रावधान आईपीसी के सेक्शन 124A में दिया हुआ है। अब आइए एक बार नजर डाल लेते हैं आंकड़ों के ऊपर। एनसीआरबी अर्थात नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की माने तो साल 2014 से 2019 के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में राजद्रोह के कुल 326 मामले दर्ज किए गए। इन 326 मामलों में पुलिस ने 559 लोगों की गिरफ्तारियां की और उन्हें कोर्ट में पेश किया। लेकिन इन 559 लोगों में से सिर्फ 10 लोग ही ऐसे हैं जो राजद्रोह के मामले में दोषी पाए गए। अगर हम इसे परसेंटेज में निकालें तो सिर्फ 1.79% लोग ऐसे थे जो इन 326 मामलों में दोषी पाए गए। जाहिर सी बात है, जिस कानून में दोषी होने का रेट 2% से भी कम है, तो कहीं ना कहीं ये साफ नजर आता है कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि इस कानून को निरस्त करने की मांग अचानक से ही उठी है, बल्कि हम इतिहास के पन्नों को अगर खंगालें तो यह मांग कहीं पुरानी नजर आती है। इस कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर साल 1968 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी और विधि आयोग ने इस कानून को निरस्त करने की मांग को ही निरस्त कर दिया था। 1971 में एक बार फिर लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की और देशद्रोह के कानून को बने रहने की उन्होंने वकालत की थी। साल 2018 में लॉ कमीशन ने एक बार फिर से अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने यह कहा कि सरकार को आईपीसी के सेक्शन 124A के बारे में विचार करना चाहिए। लॉ कमीशन ने 2018 में देशद्रोह के कानून को निरस्त करने की बात कही थी। हालांकि केंद्र सरकार ने साल 2019 में यह कहा था कि राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकी तत्वों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए राजद्रोह कानून का कानून की किताबों में बना रहना जरूरी है। इन सारी बातों के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि राजद्रोह के कानून के दुरुपयोग पर सरकार की कोई जवाबदेही नजर नहीं आ रही है और यही वजह है कि इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। तो फिलहाल ये बातें तो लगातार उठ रही हैं कि राजद्रोह के कानून का सरकारें समय के अनुसार दुरुपयोग करती रही हैं और इस मामले में कहीं न कहीं दम है, तभी तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक जनहित याचिका के माध्यम से इस पर सुनवाई करने के लिए विचार किया है। ऊपर से 2018 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट इस बात को और बल देती है।
तो फिलहाल आप राजद्रोह के इस कानून को खत्म करने और ना करने को लेकर क्या मानते हैं? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।